हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग अपनी टाटोमेरिज्म सीरीज को जो है आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है टाटोमेरिज्म का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टाटोमेरिज्म क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने टाटोमेरिज्म वर्सेस रेजोनेंस देखा और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो टाटोमेरिज्म दिखाते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे जो टाटोमेरिज्म प्रोसेस है उसकी मैकेनिज्म क्या है। आखिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि टाटोमेरिज्म इज अ एसिड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। मतलब एसिड या बेस जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और एसिड या बेस की प्रेजेंस में ही जो इनॉल है वो बनते हैं। तो हम लोग उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटोमर्स की जो है मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से हमारे पास टाटोमर्स बनते हैं। अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास जब भी कोई भी टाटोमर्स बनता है तो एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और वो इनॉल में कन्वर्ट होता है। कई बार ये अपने आप से भी हो जाता है, जिसको हम लोग ऑटो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। हालांकि उसकी रिएक्शन की जो रेट होती है काफी स्लो होती है ऑटो कैटलिस्ट में। तो इसमें रिएक्शन की जो रेट होती है वो स्लो होती है। हम पहले केस की बात कर लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखने वाले हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। आखिर टाटोमर्स एक दूसरे में कीटोइनॉल में कन्वर्ट कैसे होता है। हमारे सिलेबस में कीटोइनॉल ही सबसे मेन है, तो हम लोग कीटोइनॉल को ही पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो ऑटो कैटलिस्ट होती है। ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन होती है उसमें किस तरीके से कीटोइनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। जैसे सपोज कर लो हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH3CHO। ठीक है ना। क्या ये एल्डिहाइड या कीटोन जो कार्बनिक कंपाउंड है ये टाटोमर दिखाएगा। तो इससे पहले केस में हम समझा चुके थे कि अगर हमारे पास अल्फा कार्बन है उसके पास H अवेलेबल है तो वो टाटोमर्स दिखाएगा, तो वो टाटोमेरिज्म दिखाएगा और उसका टाटोमर्स बनेगा। क्या होगा, यहां से अल्फा H माइग्रेट करके ऑक्सीडेट करके जाएगा और यहां बन जाएगा हमारे पास ये इनॉल। क्या बन जाएगा, इनॉल। एक H जो होगा वो यहां से शिफ्ट होगा इस साइड में और जो इसके पास पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में। इतना तो हम लोग बेसिक पहले लेक्चर से ही देखते चले आए हैं कि कीटो इनॉल कैसे कन्वर्ट होता है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है वो अपने आप से पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं नंबर 1 हम लोग किसकी बात की है, ऑटो कैटलिस्ट। मतलब अपने आप से भी ये जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एसिड बेस की प्रेजेंस में नहीं होते तब भी उसे बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन। लेकिन ये रेट जो है इस रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो होता है। मतलब यहाँ पर बहुत धीरे से कंपाउंड जो है बहुत ही स्लो जो है रेट से इनॉल बनते हैं या फिर इनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होती है इसमें ऑटो कैटलिस्ट में। तो यहां पर हमारे पास CH2 बॉन्ड H मान लो हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वो ये है। ये वाला H हम लोग जानते हैं कि एसिडिक है। थोड़ा सा एसिडिक कैसे है, क्योंकि जैसे ही हम इस H को अलग करेंगे तो यहां पर माइनस चार्ज बनेगा और ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में है। आप देखें इस O के साथ रेजोनेंस स्लाइज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि H स्लाइटली एसिडिक है क्योंकि ये H आसानी से निकल सकता है। होता क्या है कि जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एसिडिक H पर खुद के ही मॉलिक्यूल है वही वहां पर एसिड और बेस की तरह काम कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये कंपाउंड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है वो इससे H खींच लेगा। जब इससे H खींच लेगा तो हमारे पास फाइनल देखेंगे तो क्या बन जाएगा। तो हम यहां देखेंगे हमारे पास बन जाएगा CH2 नेगेटिव C, यहां पर O और ये रहा हमारे पास H। और इस साइड देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा CH3C, यहां पर हमारे पास H और यहां पर इसने O ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, H को खींचा है, O को ऐड किया है, तो यहां हमारे पास आ जाएगा O पर प्लस, ऑक्सोनियम जैसा बन जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन पर नेगेटिव है तो ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये जो है रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर भेजेगा। अब जब ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन भेज देगा तो यहां से आप देखेंगे क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज था वो शिफ्ट हो गया है तो यहां पर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है ना। यहां पर बन जाएगा पाई बॉन्ड, रेजोनेंस करना आता होगा सभी को।
यहां बन जाएगा ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये रहा H। अच्छा, साथ में ये हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या बना है, CH3 एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा, रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा। अगर यहां देखेंगे तो इसका भी रेजोनेंस हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपनी ओर और यहां बना देगा एक कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा, यहां पर एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं बेटा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऊपर चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि ऊपर प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन पर जैसे ही प्लस चार्ज आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वीक इलेक्ट्रॉन को खट से खींच लेगा और खींचकर क्या कर देगा, एक कार्बोकैटायन बना देगा, एक कार्बोकैटायन बेटा बना देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन बना देगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर जो हमारे पास ये अल्फा H है, यहां से क्या करेगा, एक H को खींच लेगा। किसको खींच लेगा, ये जो है इस H को खींच लेगा। जब ये इस H को खींच लेगा तो फाइनल देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा OH और ये रहा H, ठीक है ना। प्लस साथ में यहां पर क्या बचेगा, आप देखोगे जब यहां से H प्लस जाएगा, अगर ये टूट कर, तो यहां पर बनेगा हमारे पास माइनस, और ये जो माइनस चार्ज है इस प्लस के साथ बैक बॉन्डिंग करके क्या बना देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारे पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। इस तरह से आप देखेंगे कि सेल्फ में ही जो है कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट एसिड बेस भी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल था वो भी इनॉल में कन्वर्ट हुआ, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल था वो भी इनॉल में कन्वर्ट हुआ। तो ये अपने आप से भी इनॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हालांकि इसकी रेट जो है काफी स्लो होती है। तो ये आपने मैकेनिज्म देखी कि ये कैसे कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप से कैसे हो जाता है, ठीक है ना। सभी को ये चीजें समझ में आ रही है कि इसकी मैकेनिज्म क्या थी, कैसे प्रोसेस हुई है इसकी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कैटलिस्ट प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है एसिड कैटलाइज्ड। अगर हम एसिड की बात कर लें, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर हो रही है तो क्या होगा, अगर किसी एसिड की प्रेजेंस में बात कर लें, जरा देखें उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो फिर से हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, CH3 ऐसा कंपाउंड जो आसानी से टाटोमरिज्म दिखा सकता है। पहचान हमको पता ही है, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसके पास अल्फा H अवेलेबल होंगे वो आराम से कोई भी मोनोवेलेंट एटम माइग्रेट कर सकता है। क्या होगा, यहां पर हमने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो एसिड प्रेजेंस में रिएक्शन में आसानी से क्या होगा, ये इनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे करेगा, फिर से वही बात आ जाएगी, यहां से क्या होगा, H जाएगा, H उधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, H उधर जाएगा। इनॉल बनाना तो मुझे लगता है सभी को आसानी से आता होगा, अभी तक आप लोग इनॉल बनाना तो सीख चुके होंगे, ठीक है ना, इनॉल बनाना आप तो सीख चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया इसका इनॉल, ठीक है ना। कीटो से क्या बन गया बेटा, इनॉल बन गया। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म की, इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी और कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो जरा देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को। मान लो हमारे पास फिर से ये है हमारे पास कंपाउंड CH3CHO, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और किसकी प्रेजेंस में बात हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में बात हो रही है। तो एसिड की प्रेजेंस में जब बात होगी, एसिड की प्रेजेंस में जब बात होगी बेटा, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो H को दे देगा। इलेक्ट्रॉन H जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको H को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमको पता है कि जो O जैसे ही ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ जाएगी तो ये वीकली बॉन्डेड जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसका हमारे पास क्या होगा, एक नया रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, CH3C यहां पर O और यहां पर हो जाएगा H। क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, और कार्बन पर बन जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। सिंपल सा, समझ में आ रहा सभी को, प्लस चार्ज बन गया है। अब क्या होगा, अब जो होगा वो वाटर जो है
वाटर, जो इसमें वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या करेगा, वो एक बेस की तरह काम करेगा, और यहां से जो H है, जो इस अल्फा पोजीशन पर हमारे पास H है, मैं इसको ऐसे दिखा दूं कि हमारे पास ये वाला जो H है, इस H को वाटर खींच लेगा। कौन खींच लेगा बेटा, वाटर। जैसे ही वाटर खींचेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2, यहां पर आएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर आएगा बेटा ये प्लस अलग होगा, तो यहां पर आएगा माइनस, और ये माइनस इस वैकेंट ऑर्बिटल में, जो कार्बोकैटायन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, यहां पर ये प्लस चार्ज है, ठीक है ना, इसमें बैक बॉन्डिंग करके क्या करेगा बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, और ये हमारे पास क्या बन गया, इनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारे पास इनॉल बन जाएगा, और ये साथ में H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन बनेगा, जो वापस में H+ रिलीज कर देगा। तो एसिड की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन हुई, आपने देखा कि एसिड की प्रेजेंस में पहले हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड क्या करता है, H+ को ऐड करता है, एक कंपाउंड बनाता है बेटा, एक आयंस हमारे पास बीच में बनता है, उसमें फिर O की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हमारे पास एक कार्बोकैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, कार्बोकैटायन बन जाता है। फिर कार्बोकैटायन में वाटर जो है वो क्या करता है, यहाँ से H खींचता है, और H खींचकर इनॉल का फॉर्मेशन कर देता है, उसमें हमारे पास क्या बन जाता है, इनॉल बन जाता है। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है, सभी को समझ में आ रहा कि कैसे रिएक्शन हुई, कैसे प्रोसेस हुई है, बिल्कुल बढ़िया। ये तो बात हुई कि एसिड की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कि हम लोग बात करते हैं बेस की प्रेजेंस में, या किसी एल्कलाइन मीडियम की बात कर लेते हैं, कि अगर हम लोग एल्कलाइन मीडियम में बात करें कि एल्कलाइन मीडियम में इसकी रिएक्शन कैसे होती है। एल्कलाइन मीडियम में जरा देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है बेटा। एल्कलाइन मीडियम में हम देखेंगे तो फिर से हमारे पास एक ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास में अल्फा H प्रेजेंट है, ठीक है ना, या कोई मोनोवेलेंट एटम हो सकता है, कंडीशन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां पर हमने एल्कलाइन मीडियम बना लिया, साथ में क्या किया, वाटर ले लिया, क्या होगा। अब जो हमारे पास ये एल्कलाइन मीडियम है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे एक चीज और खास बात बता दूं कि इस रिएक्शन में ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही, फास्ट होगी, जहां से H निकल रहा है, H निकलेगा बेटा, ये अटैक करेगा वाटर। पहले से ही क्या है, आपको पता है कि वाटर एक वीक बेस होता है, वाटर एक वीक बेस होता है, और यहां पर H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये स्लो होगा, तो ये वाली जो स्टेप होगी हमारी वो RDS हो जाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी। किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे हम लोग RDS स्टेप कहते हैं। यहाँ पर बिग बेस हमला करके H को निकाल रहा है, ये रिएक्शन की स्टेप स्लो हो जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, RDS स्टेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, RDS स्टेप बोलेंगे। अब RDS स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट तो उसी स्टेप से डिसाइड करेंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट तो उसी स्टेप से डिसाइड करेंगे, यानी कि यहां पर जो है, जो इनॉल बन रहा है, इनॉल के फॉर्मेशन से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड होगा जाके। ठीक है ना, किससे डिसाइड होगा जाके, इनॉल के फॉर्मेशन से, क्योंकि ये हमारे पास जो स्टेप है, ये हमारे पास जो स्टेप है, दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम पे होते हैं, हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम पर है। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पर डबल हेड एरो का साइन लगा हुआ है। तो इसमें इनॉल फॉर्मेशन जो है वो RDS स्टेप है, ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इनॉल फॉर्मेशन जो है वो RDS स्टेप है। ऐसा क्यों बताया, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि इनॉल फॉर्मेशन से ही प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। अब हम यहां पर बात करते हैं एल्कलाइन मीडियम में। क्या होगा कि ये हमारे पास जो H है, फिर से हमको पता है कि ये हमारे पास क्या बेटा, H, ये H हमारे पास एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि हमको पता है जैसे ही हम लोग यहां से H+ को हटाएंगे, H+ को हटाने पर यहां पर हमारे पास बनेगा माइनस, और वो माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज है विद ऑक्सीजन, इसलिए हम इस H को एसिडिक मानते हैं। ठीक है ना, वैसे तो कभी भी sp3 हाइब्रिड कार्बन का H एसिडिक नहीं होता, लेकिन अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में, तो ये अच्छा खासा एसिडिक हो जाएगा। फिर से क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव है वो H को खींच लेगा। अच्छा, H को खींचेगा तो फिर से वही क्या बन जाएगा हमारे पास में, आप देखेंगे तो ये बन जाएगा CH2, यहां पर हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर CO, और सभी लोग जानते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है बेटा वो कम होती है। कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है तो ये आराम से क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा रेजोनेंस के थ्रू, क्योंकि सभी को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर या होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन आराम से क्या करेगा, यहां से इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेगा, और साथ में यहां पर क्या बनना है, HOH ने मिलकर वाटर बनाया। अब इसी वाटर मॉलिक्यूल पर ये हमारे पास जो वाटर निकला है, इसी वाटर मॉलिक्यूल पे फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो हमला कर देगा और यहां से क्या खींच लेगा, H खींच लेगा। तो जब ये H खींच लेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर आ जाएगा OH और H। क्या ये भी इनॉल बन गया है, क्या ये भी इनॉल बन गया है? अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें तो यहां आप देखेंगे, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, H निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा, H निकल रहा है। और हमको पता है कि अगर H निकल रहा है तो H का निकलना कोवैलेंट बॉन्ड है, थोड़ा आराम से ब्रेक हो रहा होगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड आराम से ब्रेक हो रहा तो क्या ये वाली जो स्टेप है हमारे पास RDS हो जाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी, मतलब जितनी भी इसमें स्टेप है उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप ये हो जाएगी। अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है, अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है बेटा, तो इसी को हम बोलेंगे RDS स्टेप, क्योंकि यहां भी H निकल, H का निकलना, अल्फा H का निकलना ही बेटा RDS स्टेप है। यहां भी क्या हो रहा है, H निकल रहा है। H से क्या बन रहा है हमारे पास, पहले कार्बेनाइन बन रहा है, यानी जो कार्बेनाइन बन रहा है उस कार्बेनाइन का फॉर्मेशन यहां पर रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगा। ध्यान दे, एसिडिक मीडियम में हमने क्या देखा कि इनॉल जो बनेगा वो इनॉल डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की रेट कैसे होने वाली। यहां पर जो हमारे पास कार्बेनाइन बनेगा वो कार्बेनाइन डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की रेट क्या होने वाली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ऑक्सीजन पर क्या हुआ, रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज आ गया, उसने क्या किया, पानी से H खींचकर इनॉल बना दिया। तो इस तरीके से एल्कलाइन मीडियम में इनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो हमने पहले क्या देखा, ऑटो में कैसे रिएक्शन हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे हो रही है, एल्कलाइन मीडियम में इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आई कि एसिड और बेस यानी एल्कलाइन मीडियम में RDS स्टेप कौन सा है, क्योंकि हमारे लिए जो मेन है वो RDS स्टेप है, क्योंकि रेट उसी से डिसाइड होती है किस तरीके से इनॉल एल्कलाइन मीडियम में बनता है। चलिए इसी को आगे देखते हैं। ये तो हमारे पास तीनों स्टेप हो गए कि ऑटो में कैसे रिएक्शन होती है, एसिड में कैसे रिएक्शन होती है, और बेस एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कैसे होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इस पे देखते हैं। जैसे कि हमने एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया, CH3, ठीक है ना, CH2 CO CH3, ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें अल्फा H इधर भी है, अल्फा H इधर भी है, और हम दोनों मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। इस कंपाउंड के ऊपर हम लोग दोनों रिएक्शन की बात करने वाले, दोनों मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। चलो हम लोग इस कंपाउंड पे पहले बात कर लेते हैं किसकी, अल्कलाइन मीडियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अल्कलाइन मीडियम की। नीचे बात कर लेते हैं सर अल्कलाइन मीडियम में, देखते हैं अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा। तो सभी पता है ये OH नेगेटिव यहां से H खींच सकता है और ये OH नेगेटिव यहां से भी H खींच सकता है, क्योंकि दो ऐसी जगह है जहां पर इसको एसिडिक H या अल्फा H मिल रहा है। तो अगर दो चांस है तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, दो हमारे पास इनॉल बनने के चांस हो जाएंगे। एक बार यहां से CH2 नेगेटिव, ठीक है ना, CH3, इसको हम A मान लेते हैं। यहां पर हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2, इसको हम यहां से मान रहे हैं, ये जो हट रहा है, एक ये पोजीशन हमारे पास अल्फा वाली है, एक हमारे पास ये पोजीशन अल्फा वाली। एक बार हमने क्या किया, उधर से निकाला बेटा, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, ठीक है ना। क्या अल्कलाइन मीडियम में जो पहला स्टेप था वो RDS था? ध्यान से देखिए भाई, क्या अल्कलाइन मीडियम में जो पहला स्टेप है वो RDS स्टेप है? अगर ये पहला स्टेप RDS स्टेप है तो कौन सा इनॉल बनेगा या मेजर किसका बनने का चांस है, यहां से डिसाइड हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, क्या ये 2 डिग्री है, ये हमारे पास क्या बेटा 1 डिग्री है। अगर हम देखें तो ये जो 2 डिग्री वाला इनॉल है, भले इधर से रेजोनेंस में है, ये भी इसके साथ रेजोनेंस में है, लेकिन यहां पर कार्बन चेन का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। जो सभी लोग जानते हैं कि जो कार्बेनाइन होते हैं उसमें 3 डिग्री कार्बेनाइन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, और 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि इस इनॉल का बनना इस इनॉल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होगा। ये इनॉल थोड़ा फास्ट बनेगा, ये इनॉल थोड़ा स्लो बनेगा। यानी कि फास्ट और स्लो की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो केसीपी प्रोडक्ट बनने वाले हैं। केसीपी का मतलब क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जो काइनेटिक्स पर डिपेंड करेंगे तो ये केसीपी प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सा बन रहा है बेटा, केसीपी बन रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो अगर इन दोनों में हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ज्यादा क्वांटिटी में, इसके बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, तो दिस इज मेजर, और यहीं से ये डिसाइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर। क्यों? क्योंकि ये सब डिसाइड किससे होता है बेटा, ये सब डिसाइड होता है RDS स्टेप से।
यानी कि अगर हम इसमें रेजोनेंस करा दें, रेजोनेंस करने के बाद में हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस करने के बाद CH, यहाँ पर सभी लोग रेजोनेंस करा लेंगे, पता ही है, यहाँ पर बन जाएगा ऊपर नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा हमारे पास CH3, और फिर से अभी हमने मैग्नेशियम में देखा था कि क्या होगा, ये जो हमारे पास वो नेगेटिव बना है, ये वाटर से क्या करेगा, H खींचेगा और फाइनली ये इनॉल बना देगा। क्या बना देगा, इनॉल बना देगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास इनॉल बन जाएगा, एक इनॉल ये बन जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके क्या बनाएगा, CH3 CH2 C, यहाँ पर बन जाएगा ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ बन जाएगा CH3, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि इधर से इनॉल हो रहा है, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, वापस से पानी से H खींचेगा और H खींचकर क्या बना देगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, यहां बन जाएगा OH और ये बन गया CH2, ये भी हमारे पास बन गया इनॉल। तो एक हमारे पास ये इनॉल है और एक हमारे पास ये इनॉल, दो इनॉल बन रहे हैं, दोनों चांस है, दो साइड में अल्फा H अवेलेबल है, तो दोनों साइड से ही प्रोडक्ट आ सकता है और दो हमारे पास इनॉल बनेंगे, दो आंसर आ भी रहे हमारे पास। लेकिन इसमें कौन मेजर है कौन माइनर है, तो मेजर माइनर इधर से तो डिसाइड होगा नहीं। मेजर माइनर कहां से डिसाइड होता है, किसी भी रिएक्शन का जो RDS स्टेप है, RDS स्टेप ये है, इसमें किसका बनने के चांस ज्यादा था, तो हमें पता है 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसके बनने के चांस ज्यादा होंगे, इसके बनने के चांस कम हो जाएंगे, तो ये बनेगा। तो अगर ये हम देखें तो इसके हिसाब से ये वाला जो हमारे पास इनॉल है ये मेजर हो जाएगा और ये वाला जो इनॉल है वो माइनर हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैकेनिज्म पढ़ना क्यों जरूरी है, जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी और सही से चीजों को नहीं देखा तो आप गलती क्या करोगे, गलती ये करते हैं बच्चे, कहते हैं सर इसके पास जो अल्फा H है, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड बना है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो इसके पास अल्फा H कितने हमारे पास 6 है। अगर हम इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करें, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा H कितने हैं 2 है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे ये कहते हैं सर इसके पास अल्फा H ज्यादा है, इसके पास अल्फा H कम है, तो ये हमारे पास माइनर होना चाहिए, मेजर, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन दिस, ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल इसके रिस्पेक्ट में है, तो वो मेजर होना चाहिए, ये माइनर होना चाहिए। आपने सर इसको माइनर कर दिया है और इसको मेजर कर दिया है। बेटा किसी भी रिएक्शन में मेजर माइनर स्टेबिलिटी से डिसाइड नहीं होता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट की क्वांटिटी से डिसाइड होता है, किसका बनने का चांस ज्यादा है, कौन ज्यादा अमाउंट में बन रहा है। जैसे कि आपने अगर रिएक्शन पढ़ी हो, E1A2 रिएक्शन जो है आपने पढ़ी हो, तो आप देखेंगे एक आता बेटा स्ट्रेटजेफ एल्कीन, एक होता हाफमैन एल्कीन। तो अगर बल्कि बेस हाफ स्ट्रेटजेफ एल्कीन मोर स्टेबल, मोर अल्फा H मोर स्टेबल, हाफमैन एल्कीन में कम अल्फा H कम स्टेबल, लेकिन डिसाइड होता है कि बल्कि बेस है नॉर्मल बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया KHNaOH तो वहां पर स्ट्रेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है, जबकि अगर आपने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या कोई बल्कि बेस ले लिया, उस बल्कि बेस में आप देखेंगे कि हॉफमैन एल्कीन जो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्फा H, कम आएंगे उसके पास में स्ट्रेटजेफ एल्कीन से, लेकिन फिर भी वो मेजर हो जाएगी कि मेजर माइनर डिसाइड करता है रिएक्शन की मैकेनिज्म और RDS स्टेप पर, और उसमें रिएक्शन कैसे हो रही उससे डिसाइड होगा बेटा, मेजर माइनर स्टेबिलिटी से डिसाइड नहीं होता है। ये बात, ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को। यहां पर ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, क्यों, क्योंकि RDS स्टेप देख लो बेटा रिएक्शन कहां होने के चांस ज्यादा है, ठीक है ना। ये तो हमने किस में बात की, एल्कलाइन मीडियम में बात की। अगर यही बात हम लोग एसिडिक मीडियम में कर रहे होते, किस में कर रहे होते, एसिडिक मीडियम में। चलो देख लेते हैं जरा एसिडिक मीडियम में क्या होगा मेरे भाई। अगर हम लोग यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कर रहे होते तो देखो क्या होता है। एसिडिक मीडियम में सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे पास O का लोन पेयर है, इधर जाता, और आगे देख लेते हैं आंसर क्या आता है, CH3 CH2, यहां पर हमारे पास C, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा C, और यहां पर हमारे पास C, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसने लोन पे दिए तो उस पे आएगा प्लस चार्ज, ये हमारे पास CH3, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, यहां रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस थ्रू ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर उसकी बढ़ चुकी है, ये बन जाएगा CH3 CH2, ध्यान से देखें क्या होने वाला है, OH, यहां बन जाएगा कार्बोकैटायन CH3, और ये कार्बोकैटायन बेटा क्या करेगा, ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना है, ठीक है ना, यहां से पहले वाटर आएगा, वाटर क्या करेगा, इससे H खींचेगा, वाटर क्या करेगा बेटा वाटर H खींचेगा, ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां से ये क्या करेगा, H खींच लेगा, अगर H खींच लेगा तो यहां पर क्या बनेगा माइनस, मतलब इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और इसका इनॉल बन जाएगा।
इसका इनॉल बन जाएगा CH3 CH2 C, यहां पर हमारे पास हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड और इनॉल बन जाएगा, डबल बॉन्ड आके इनॉल बन जाएगा। अगर ये यहां से ऐसे जा सकता है तो इसके पास जो H है बेटा वो यहां से भी तो जा सकता है, क्योंकि हमारे पास दो पोजीशन है अल्फा की, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा है, तो हमारे पास दो पोजीशन है तो इधर से भी आ सकता है। तो एक इनॉल हमारे पास इस साइड से भी देखने को मिलेगा, जिसका आंसर होगा CH3 CHOH CH3। ठीक है ना, इसका आंसर ये होगा। अब सवाल ये है कि इसमें कौन सा आरडीएस है, इसमें कौन सा आरडीएस है बेटा? तो इसमें आपने देखा था कि ये जो H निकला था, यहां से जो H निकलेगा, यहां से जो H निकलेगा, ये वाली स्टेप हमारे पास आरडीएस स्टेप थी। ये वाली स्टेप हमारे पास कौन सी थी बेटा? ये वाली स्टेप हमारे पास आरडीएस स्टेप थी। अब देखो जरा इसमें से अगर हम चेक करें तो कौन सा H आसानी से निकल सकता है, यहां अगर हम चेक करें तो कौन सा H ये निकल सकता है, और किसमें इनॉल जो बनेगा आरडीएस सिस्टम में, इनॉल कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर हम लोग इनॉल की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे किस इनॉल का बनने का चांस ज्यादा, क्योंकि ये हमारे पास आरडीएस स्टेप है। तो यहां पर हमारे पास अल्फा H कितने हैं, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यहां पर अल्फा H, ये अल्फा कार्बन, उसके पास अल्फा H कितने हैं, 6। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं तो इसके पास अल्फा H कितने हैं, इसके पास बेटा अल्फा H है 2। तो यहां पर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो इसके बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, ये मेजर होगा और ये हमारे पास माइनर हो जाएगा। देखो कहानी में डिफरेंस क्या आया। एल्कलाइन मीडियम में आप देखोगे तो ये मेजर है, ये माइनर है, एसिडिक मीडियम में ये मेजर है और ये माइनर है। मतलब मीडियम चेंज करने पर आपका आंसर बदल रहा है, इसीलिए मैग्नीशियम जानना जरूरी है, बहुत ही ध्यान से देखें। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होती है और एसिडिक मीडियम में आंसर क्यों चेंज होता है, एसिडिक मीडियम में आंसर क्यों चेंज होता है, और अल्कलाइन मीडियम जो हमारे पास है उसमें आंसर कैसे आता है। ठीक है ना, अल्कलाइन मीडियम में आंसर क्या आता है। दोनों में ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एसिड और बेस जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होती है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। यहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम सभी को समझ आ गई होगी और प्रोडक्ट भी समझ में आ रहे होंगे। अब जो खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरा ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि नो डाउट हम ये कहेंगे ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इसके बनने के चांस ज्यादा है, इस रिएक्शन में इसके बनने के चांस इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर जो है हम इसी रिएक्शन को ऐसे देखें, सपोज कर लो कि हमारे पास CH3 बॉन्ड, मैं इसको ऐसे लिखता हूं ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, बीच में यही कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CO। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और बहुत ध्यान से देखें बेटा, आगे जो आप समझने वाले बहुत ही क्लियर चीज समझिएगा। जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप अधूरा सुने आधा पढ़े तो आप मिस्टेक कर दें, तो इसलिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है और ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास CH3 CO CH3 रहा, ठीक है। अब हमने इसका टाटोमर बनाया, इसके दो टाटोमर बन सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, अल्कलाइन मीडियम में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, अल्कलाइन मीडियम। तो हम लोग जानते हैं कि अल्कलाइन मीडियम में हमारे पास में क्या बेटा, यहां पर भी हमारे पास अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में हमारे पास दो चांस है। हो सकता है कि एक बार इधर से अल्फा H जाए, हो सकता है कि एक बार इधर से अल्फा H जाए, अभी जैसा कि हमने देखा था, ठीक है ना। दो हमारे पास चांस है इधर से रिएक्शन होने के। तो इसका इनॉल अगर हम बनाते हैं तो इसका इनॉल क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH 2 बॉन्ड C, यहां हो जाएगा OH और इसका इनॉल ये बन गया, ठीक है ना। और इधर से हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो इसका इनॉल क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा OH और ये आ जाएगा हमारे पास CH3, एक इनॉल ये बनेगा। अगर हम इस कंपाउंड को थोड़ी देर के लिए A मान लें और इस कंपाउंड को हम B मान लें, इस कंपाउंड को हम लोग C मान लें, ठीक है ना। क्या नो डाउट है कि इसके पास अल्फा H बेटा 6 है, ये अल्फा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और इसके पास अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड है तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा H 2 है। अच्छा, अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमको लगता है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास मेजर होना चाहिए, लेकिन हमने क्या नोटिस किया था रिएक्शन मैग्नीशियम से, ये माइनर था और ये मेजर था जो हमने पीछे रिएक्शन में देखा।
ठीक है ना। अभी आप लोगों ने देखा कि पीछे रिएक्शन में कौन मेजर और कौन माइनर बना मैकेनिज्म से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए और बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और ए और सी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, जैसे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है कि ए बी अगर इक्विलिब्रियम में सी से जुड़े हुए हैं तो ए सी भी आपस में क्या हो जाएगा, बी और सी भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। कुछ ऐसी कहानी यहां भी बन रही है कि अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो सी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी और सी भी तो इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी तो आपस में इक्विलिब्रियम में है। ये बात समझ में आ रही है, बी सी भी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, हो सकता है कि इंस्टेंटली जब रिएक्शन हो रही थी तो उसके हिसाब से ये वाला इनॉल बनने का चांस ज्यादा था कि 1 डिग्री था और ये 2 डिग्री था, तो इधर रिएक्शन आसानी से हो सकती। कार्बन आयन जो इनॉल बन रहा था वो इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल इधर से बन रहा था, इधर से कम बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिकली तो ये ज्यादा स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में। नोट करने वाला पॉइंट है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो होगा क्या कि अगर हम लोग इंस्टेंट बात करें, तुरंत बात करें, तब तो हमारे पास ये मेजर बोला जाए। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा कि अगर इंस्टेंट पूछा जाए तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम, अगर हमने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे जितना भी बी है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, सी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर। क्यों? क्योंकि बी और सी में सी ज्यादा स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली देखें तो ये ज्यादा स्टेबल है, हो सकता है तुरंत ज्यादा बन रहा हो, लेकिन धीरे 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 जो बी है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, सी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि सी जो है वो ज्यादा स्टेबल है किसकी तरफ, बी के रिस्पेक्ट में सी ज्यादा स्टेबल है। तो हमको पता है इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम आप क्या देखोगे, ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर। यानी कि अभी डाउट मन में क्या आ रहा कि सर अभी तो ये मेजर था वो था। अगर वो पर्टिकुलर इंस्टेंट बात करें, जैसे एल्डोल रिएक्शन में आप देखते हो, एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, OH नेगेटिव आता है, अल्फा H खींचता है, एक कार्बन आयन बनाता है, तो वहां पर वो इंस्टेंट बन रहा है। इंस्टेंट में आंसर क्या होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर। जब वो बात करें इंस्टेंट तुरंत की बात करें, लेकिन अगर वो कोई भी इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, अगर वो इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा, तो हम ऑटोमेटिक उसको क्या मानेंगे कि एक लॉन्ग टाइम हो चुका है। मतलब फाइनल जो आंसर आप देंगे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वो फाइनल आंसर ये मेजर आएगा। तो भाई मेरे गलती मत कर देना, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो कि एल्कलाइन मीडियम में इंस्टेंट पे ये मेजर बनता है, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये मेजर बन जाएगा। मतलब जब तक वो इंस्टेंट ये बात या रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर हिंट ना दे, तब तक आप मेजर अब इसको ही बताओगे, उसको मेजर नहीं बताओगे। लेकिन रिएक्शन में जब अगर बोल दे कि इंस्टेंट कौन सा मेजर होगा, तुरंत रिएक्शन करवाएंगे तो कौन मेजर बनेगा, तो ये मेजर बनेगा एल्कलाइन मीडियम में। जबकि एसिडिक मीडियम में क्या देखा था, एसिडिक मीडियम में जिसके पास अल्फा H ज्यादा था मेजर था। अब एल्कलाइन मीडियम में हम क्या देख रहे हैं, एल्कलाइन मीडियम में भी फाइनल हम यही मेजर देख रहे हैं जिसके पास अल्फा H ज्यादा है। यानी चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे एल्कलाइन मीडियम हो, फाइनली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो वही बनेगा जो TCP होगा। मतलब कि थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल होगा, थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, चाहे वो एसिडिक मीडियम आ जाए, चाहे वो एल्कलाइन मीडियम आ जाए या बेसिक मीडियम आ जाए। ये बात क्लियर हो रही है। इसे हम लोग बोलते हैं TCP प्रोडक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं KCP प्रोडक्ट। पर्टिकुलर केस मतलब काइनेटिक्स के हिसाब से, रिएक्शन की स्पीड के हिसाब से कौन जल्दी बनेगा, किसके बनने के चांस ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट है। अगर इस रिएक्शन का आपसे अगर केसीपी पूछे तो आप इसको बताओगे, टीसीपी पूछेगा तो ये बताएंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम पूछेगा तो ये बताएंगे। जब तक उसने कुछ नहीं कहा तब तक हम इसे ही मेजर बताएंगे। मतलब हम उसको एक लॉन्ग टाइम मानकर ही चलेंगे, क्योंकि ये जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि चाहे ऑटो आ जाए या एसिड आ जाए या एल्कलाइन मीडियम आ जाए, आप मोर स्टेबल इनॉल को ही बनाओगे। जो कई सारे इनॉल बनने के चांस हैं तो उसमें आप मोर स्टेबल इनॉल को ही बनाने की कोशिश करोगे, आप मोर स्टेबल इनॉल के ही हिसाब से आंसर दोगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि पहले तो ये सीखा कि एसिड में, ऑटो में, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कैसे होती है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखी कि फाइनल एल्कलाइन मीडियम में भी वही आंसर आता है जो एसिडिक मीडियम में मेजर होता है, वही एल्कलाइन मीडियम में भी मेजर होता है, जब तक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात ना करे तब तक।
ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट अगर उसने कुछ नहीं दिया, मान लो उसने बोल दिया थोड़ी देर के लिए कि भैया इसका आप हमको इनॉल बना के दिखाइए, ठीक है ना, इसका हमको इनॉल बना के दिखाइए, मान लो ये बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है यहां पर दो चांस हैं, एक तो ये हो सकता है इधर से अल्फा, इधर से अल्फा, दो पोजीशन अल्फा है, sp3 हाइब्रिड है, इनॉल बनाना इतना बेसिक बातें आप लोग रिवीजन में आ चुकी होंगी। एक बार हमारे पास इस साइड से इनॉल बन जाएगा, इधर से अल्फा एच जाएगा तो इनॉल बन जाएगा, और एक बार हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस साइड से इनॉल बन जाएगा, ठीक है ना, एक ये हमारे पास इनॉल बन जाएगा, एक ये इनॉल बन जाएगा, दो इनॉल है। इसके पास चेक करें तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तीन पोजीशन हमारे पास अल्फा एच, तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे, यहां पर दो है, यहां पर तीन है, यहां पर दो है, तो हमारे पास अल्फा एच हो जाएंगे तीन, तो तीन और तीन छह और दो आठ, यहां पर हमारे पास अल्फा एच हो जाएंगे, सॉरी यहां दो है तो यहां पर है तीन, यहां पर अल्फा एच है दो, यहां पर है दो, तो टोटल हमारे पास अल्फा एच हो जाएंगे कितने, सात अल्फा एच हो जाएंगे। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा पोजीशन है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ये अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा एच पोजीशन है। यहां पर अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास एक अल्फा ये था। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच काउंट करो जरा, तो यहां पर अल्फा एच कितना है, एक है, यहां पर अल्फा एच कितने हैं, दो है, तो टोटल आंसर कितना हो गया, तीन हो गया। अब बताइए कोई मीडियम नहीं दे रखा, कोई मीडियम नहीं दे रखा, बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे, आप इसको अल्कलाइन मीडियम मानोगे। कोई अगर मीडियम नहीं भी दे रखा है रिएक्शन में तो आप उसको अल्कलाइन मीडियम मान लो, फाइनल जो आंसर आएगा वो अल्कलाइन मीडियम हो एसिडिक मीडियम, आंसर तो मोर स्टेबल इनॉल ही आएगा, जब तक वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा। तो बाय डिफॉल्ट आप इसको क्या मान के चलोगे, हमेशा आप इसको अल्कलाइन मीडियम मान के चलोगे तो आपको ज्यादा सही रहेगा, आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। बाय डिफॉल्ट आंसर तो वही आना है, तो इसमें मेजर कौन सा हो जाएगा, इसके पास ज्यादा अल्फा एच है तो ये हो जाएगा मेजर, जब तक वो पर्टिकुलर इंस्टेंट बात नहीं कर रहा है ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा माइनर। तो इनॉल ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, इन दोनों केस में हमारे पास ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। मतलब अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें और तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए बोल दिया जाए, तीनों का परसेंटेज बता दिया जाए, तो आंसर क्या आएगा, ए बी एंड सी, क्या आएगा, ए बी और सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर सीओ हमको पता है, सीओ ड्राइविंग फोर्स क्या लग रहा है, यहां पर सीओ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, सीओ बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसके बाद में देखेंगे तो इसके पास अल्फा एच 7 है, इसके बाद अल्फा एच 3 है बेटा, तो इन दोनों में इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, इन दोनों में इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम सीख रहे हैं पहले कि मैग्नीशियम क्या होती है, मैग्नीशियम से हमको ये आइडिया लगा है कि रिएक्शन होती कैसे, मतलब कैसे कीटो इनॉल में कन्वर्ट होता है, अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम हो, अल्कलाइन मीडियम हो तो क्या होगा और कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया, चाहे कोई मीडियम दिया हो या ना दिया हो, हमको जो मोर स्टेबल इनॉल है उसी को बनाना है, उसी से कंपैरिजन करना है। इनॉल बन तो कई सारे सकते हैं, यहां भी बन सकता है, यहां भी हो सकता है, जहां जहां अल्फा एच की पोजीशन आएगी वहां से इनॉल बन सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब जो हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग मैग्नीशियम ही सीखने वाले हैं, तो हमने मैग्नीशियम देखा और मैग्नीशियम से फाइनल कंक्लूजन निकाला कि एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में क्या होने वाला, फाइनल आंसर कैसे निकालते हैं। मैग्नीशियम सीखने के बाद आपको ये क्लियर हो चुका है कि इनॉल बनता कैसे है, चाहे कोई भी मीडियम हो। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कोई भी हमारे पास कंपाउंड अगर दिया गया है तो उस कंपाउंड से कैसे इनॉल बनाएंगे, कैसे इनॉल बनेगा और कितने इनॉल बनेंगे, ये तो हमें क्लियर हो चुका, जितनी जगह अल्फा एच मिलेगा उतने इनॉल, उन सभी इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, कीटो ज्यादा स्टेबल होगा, इनॉल होगा, कीटो इनॉल में कंपैरिजन करेंगे, इनॉल का परसेंटेज कितना आएगा, कीटो का परसेंटेज कितना आएगा, मतलब हम इनॉल बनाने के साथ साथ उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर या मेजर माइनर के हिसाब से भी चेक करेंगे कितना इनॉल का परसेंटेज बनेगा, कितना कीटो का। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि उसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। हम लोग इंपॉर्टेंट हर टाइप का, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हर टाइप का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैग्नीशियम आपको समझ में आई होगी, और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।